हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरजेएस बायोलॉजी। आज हम 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के टॉपिक मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. Among them, we'll start discussion from temperature. Now, temperature is the most ecological relevant environmental factor. अब टेम्परेचर को इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर बोला हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, इसलिए टेम्परेचर को रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर बोला हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, if we move from equator to polar area, temperature will progressively decreases, and if we move from plain to mountain area, like if we travel from Delhi to Shimla, then the temperature will decrease progressively. ठीक है स्टूडेंट्स, और जो टेम्परेचर है it ranges from sub-zero level in polar area and at high altitudes like tropical desert it is present around 50 degrees Celsius in summer. Students, there are unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vents कि जहाँ का एवरेज टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Students, temperate countries like Canada and Germany, average temperature is above -3 degrees Celsius and below 18 degrees Celsius, and mango trees require consistent warm temperature. So इसलिए हमको मैंगो ट्री है वो टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी में नहीं दिखता है. स्टूडेंट, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे स्नो लैपर्ड का कि स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट बिकॉज स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स लाइक हिमालय, और केरला में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए जो स्नो लेपर्ड है वो हमको केरला फॉरेस्ट में नहीं दिखते. वैसा एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है ट्यूना फिश. ये ट्यूना फिश है आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन. अब जो ट्यूना फिश है उनका एवरेज टेम्परेचर है वो उनको 90 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 19 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ठीक है, तो वो जहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस है ओशन में टेम्परेचर, वहाँ पे ही वो ट्यूना फिश अवेलेबल है. नाउ you can readily appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzymes. Students, temperature है उसका इफेक्ट एंजाइम्स के काइनेटिक्स के ऊपर है, यानी काइनेटिक्स यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन. यानी स्टूडेंट्स, हमको मालूम है ऑलरेडी हमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट एंजाइम के ऊपर होता है. अगर टेम्परेचर स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर कम है तो जो एंजाइम्स है वो फ्रीज हो जाता है. ओके, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसलिए जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे है, और अगर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है तो इट विल अफेक्ट अवर बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड अवर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. स्टूडेंट्स, few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature are called eurythermal. यूरी का मीनिंग ही स्टूडेंट्स वाइड है. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना उनके अंदर सरवाइव कर सकता है. कि उसका मीनिंग क्या है? यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट लार्ज स्केल चेंजेस इन टेम्परेचर. They inhabit areas where temperature changes significantly at different times of the year. जैसे स्टूडेंट्स हम ह्यूमन की बात कर ले कि यहाँ पे ह्यूमन विंटर के अंदर कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड जो समर है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, तो ह्यूमन्स है वो किसका एग्जाम्पल है? यूरीथर्मल का एग्जाम्पल है. वैसे ही दूसरा एक हमको दिया हुआ है डेफिनेशन स्टेनोथर्मल
कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। स्टूडेंट, स्टेनो का मीनिंग ही है नैरो। ओके स्टूडेंट, स्टेनो का मीनिंग ही है नैरो। सो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म लिविंग अ रीजन ऑफ नियरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी ऑर्गेनिज्म ऐसे जगह पे रहेंगे कि पूरे साल में टेम्परेचर वहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? स्टेनोथर्मल है, उसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? तो पोलार बेर एक आ सकता है, ठीक है, फिर लिजार्ड है, एम्फीबियंस, ये सब स्टूडेंट्स स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। और अगर हम प्लांट के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट के अंदर जो कोकोनट ट्री है, प्लांट के अंदर जो कोकोनट ट्री है स्टूडेंट्स, उनको वार्म ट्रॉपिकल एरियाज चाहिए। ठीक है, और अगर हम यूरीथर्मल के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें तो यूरीथर्मल का एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि मोस्टली जो मैमल्स है वो यूरीथर्मल है। फिर बर्ड्स आ सकता है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है वाटर। नाउ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वाटर। स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है, ओके, लाइफ का जो ओरिजिन है वो वाटर में से ही हुआ था। एंड वाटर के बिना लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशंस मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। स्टूडेंट्स, डेजर्ट के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, सो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ स्पेशल एडेप्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके अपने आप को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स डेजर्ट जो प्लांट्स है उनको हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है, डेजर्ट के जो प्लांट्स है ना वो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स बोलेंगे। और जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स है उनके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है कि वो डेजर्ट का जो कंडीशन है उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है कि वो वाटर का उनका जो एब्जॉर्प्शन का पावर है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन की उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। सेकंड है कि उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, वो ट्रांसपिरेशन है ना वो कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम होगा। ठीक है, और उनकी जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो डेजर्ट के अंदर स्टूडेंट्स जो प्लांट्स है उसको हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स बोलेंगे। और उनके अंदर ये 3 एडेप्टेशन होते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन उनके अंदर कम हो रहा है, एंड जो वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम जो डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स है उनकी हम बात करें तो उनके अंदर भी 2 इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी 2 इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है। जैसे कि एनिमल क्या करते हैं कि अगर उनको वाटर चाहिए तो वो मेटाबॉलिक वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मेटाबॉलिक वाटर वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि उनके अंदर जो फैट स्टोर है वो फैट को वो डिग्रेड कर रहा है और फैट के डिग्रेडेशन से उनके अंदर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा कि जो वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन किसका करेंगे? यूरिक एसिड का करेंगे। ओके, और हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि जो एक्सक्रीशन है उसमें अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हो तो उसमें मिनिमम वाटर लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन्स है वो यूरिन में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो अगर यूरिया को एक्सक्रीट करना है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो ये डेजर्ट एनिमल्स है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो वाटर लॉस है ना वो कम होगा।
स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, है ना। अगर वाटर अवेलेबल है तो ही फोटोसिंथेसिस होने वाला है, अगर वाटर कम है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से प्लांट है उसकी प्रोडक्टिविटी और जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से एरिया में कौन सा प्लांट है वो डिपेंड करता है। Now you might think that organism in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems, but it is not true. Students, हम ऐसा सोचते हैं कि जो ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास तो बहुत सारा पानी है तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता होगा, वाटर रिलेटेड कोई स्ट्रेस ही नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म ओशंस सी के अंदर है उनके अंदर क्या दिक्कत आएगी कि उनका जो इंटरनल वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा एंड जो एक्सटर्नल फ्लूइड यानी ओशन का जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम एग्स ऑस्मोसिस का आएगा और उसके लिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। वैसे ही अगर हम जो ऑर्गेनिज्म लेक्स एंड रिवर के अंदर है, ओके, अगर वो हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो रिवर, लेक, पॉन्ड का जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इनके अंदर दिक्कत क्या आएगी, इनके अंदर एंड ऑस्मोसिस की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी वो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक लाइफ है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओशन, लेक्स, रिवर्स के अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी वाटर रिलेटेड स्ट्रेस है लेकिन उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें वाटर क्वालिटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाटर क्वालिटी के अंदर क्या, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो पीएच है वो 6.5 to 9 pH जो रेंज है उसके अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मैक्सिमम सरवाइव कर सकते हैं वो पीएच के अंदर, ठीक है। अगर ये जो पीएच है 6.5 to 9, ठीक है, अगर पीएच रेंज में कोई भी डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, एज अ पीएच लेवल मूव्स अवे फ्रॉम दिस रेंज, it can stress the animal and reduce the survival and reproduction rate of the organism and it will increase the mortality rate. Mortality rate means death rate. समझ में आया। सो अगर पीएच में कोई भी वेरिएशन आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म उसका सर्वाइवल एंड जो रिप्रोडक्शन रेट है वो कम होगा और उसका जो डेथ रेट है ना वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो वाटर है उसको प्रॉपर इसलिए जो वाटर है उसका प्रॉपर पीएच होना ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो पीएच है वो वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है, ओके, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है अगर पीएच में कोई वेरिएशन आया तो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल है वो सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल से वो सॉल्यूबल हो जाएंगे, ओके, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय एक्वेटिक लाइफ, यानी जो एक्वेटिक लाइफ है उनका जो एब्जॉर्प्शन का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल को एब्जॉर्ब करने का रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर स्टूडेंट एनसीईआरटी में हमको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना उसके परसेंटेज दिए हुए हैं और जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट आपको याद रखना है, मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, ओके। कि जो इनलैंड वाटर है उसके अंदर 5% है, जो सी है उसके अंदर 30 to 35% है और जो हाइपर सलाइन लगून्स है यानी सी और ओशन से सेपरेटेड लेक्स है उनके अंदर जो सैलिनिटी है वो 100% है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टूडेंट्स हमको दो डेफिनेशन दिए हुए हैं
कि एक यूरी हैलाइन एंड स्टेनो हैलाइन। यूरी का मीनिंग ऑलरेडी आपको मालूम है कि यूरी का मीनिंग क्या होगा, वाइड रेंज, एंड जो स्टेनो है उसका मीनिंग क्या है, नैरो रेंज। ओके, सो सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूरी हैलाइन, एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे स्टेनो हैलाइन। ठीक है, सो यूरी हैलाइन है उसका एग्जाम्पल, जो यूरी हैलाइन है, यूरी हैलाइन, ओके, यूरी हैलाइन, तो जो उसका एग्जाम्पल है वो आप याद रख सकते हो, सैल्मन फिश। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, आपको ये मालूम होगा, ये नाम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। एंड जो स्टेनो हैलाइन है उसका एग्जाम्पल शार्क। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइसा वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया कि जो एंड ऑस्मोसिस एंड एग्ज ऑस्मोसिस की दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स है और जो एक्सटर्नल वाटर है, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर है लाइट। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, और ये भी आपको याद रखना है कि अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फोटोसिंथेसिस। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स यानी जो खुद खाना बनाते हैं, प्लांट्स वगैरह, वो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। Now many species of small plants growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. अब ये पॉइंट हमको क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स की, जो फॉरेस्ट है उनके अंदर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज हैं और उसके जो शेडो है वहाँ पे नीचे स्मॉल ट्रीज ग्रो हो रहा है। ओके, और जो स्मॉल ट्रीज है वो कौन से, हर्ब्स या फिर श्रब हो सकते हैं, है ना। तो जो सनलाइट है, ठीक है, जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ये जो स्मॉल ट्रीज है उनको नहीं मिलता है। ये जो स्मॉल ट्रीज है उनको डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिलता है ना। तो उनको जो लाइट की अवेलेबिलिटी है कम है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया हुआ है कि वो लो लाइट के अंदर भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सके। वैसे many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 11th में 15 चैप्टर में ये टॉपिक आ चुका है, वर्नलाइजेशन, है ना। सो वर्नलाइजेशन क्या था कि मोस्ट प्लांट्स फ्लावर एट पर्टिकुलर सीजन इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर फोटो पीरियड, है ना। फोटो पीरियड मीन्स क्या कि लेंथ, जो डे का लेंथ है वो कितना है, डार्कनेस का लेंथ कितना है, उसके हिसाब से जो स्पीसीज है, पर्टिकुलर प्लांट है, उसके अंदर फ्लावरिंग होता है। ठीक है, तो वो भी सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से स्पीसीज में फ्लावरिंग कब होगा। नेक्स्ट, फॉर एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायोर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन as cues for timing for foraging, reproductive and migratory activities. देखो, समझते हम इस पॉइंट को कि लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायोर्नल एंड सीजनल वेरिएशन। देखो, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायोर्नल यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, डायोर्नल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिव है ड्यूरिंग द डे टाइम, और उसके एग्जाम्पल्स हैं
butterflies, okay, butterflies, most birds and mammals. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे डायूर्नल ऑर्गेनिजम्स। और उसके ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट एक वर्ड है नोक्चरल एनिमल, ओके, नोक्चरल एनिमल। नोक्चरल एनिमल्स मीन्स नोक्चरल ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, और उसके एग्जाम्पल्स है रैट, कॉकरोच, ओके। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको हम नोक्चरल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यू फॉर टाइमिंग फॉर फॉरेगिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म, माइग्रेटरी एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन का बोला हुआ है कि लाइट का जो इफेक्ट है, लाइट का इफेक्ट है वो किसके इफेक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्शन को। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि एक बर्ड है टर्की बर्ड, ब्रीड इन रिस्पॉन्स टू लेंथनिंग ऑफ द डे, यानी अगर डे लेंथ ज़्यादा है वो ब्रीड कब करेंगे, अगर डे लेंथ ज़्यादा है तभी वो ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें गोट, शीप, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो डे लेंथ जब शॉर्ट होगा, ओके, तब वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। और यहाँ पे हमको और एक पॉइंट दिया हुआ है माइग्रेटरी एक्टिविटीज। पोलर एरिया के अंदर जो बर्ड्स है, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय इंक्रीजिंग द डे लेंथ, ओके। वो जहाँ पे है वहाँ पे जब अगर डे लेंथ इंक्रीज हुआ, ओके, डे लेंथ है वो इंक्रीज हुआ, तो वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और जब वहाँ पे डे लेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, वो जहाँ पे रहते थे उनका जो हैबिटेट है, तो वापस वो साउथ से अपना जो हैबिटेट है नॉर्थ के अंदर वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, the availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source of for both। ऐसा बोला है कि जो टेम्परेचर है एंड लाइट है वो दोनों लिंक्ड फैक्टर्स है, लिंक्ड एबायोटिक फैक्टर्स है, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइट कम है तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। सो ये दोनों जो फैक्टर है ना वो लिंक्ड फैक्टर है। फिर स्टूडेंट्स, deep in the oceans the environment is perpetually dark and its inhabitants यानी वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है are not aware of the existence of celestial source of energy called sun। अगर स्टूडेंट्स हम सपोज ये ओशंस है, उसके अंदर हम डीप अंदर जाते हैं, 500 मीटर के अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि ऐसे सन जैसा कुछ बाहर है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को कुछ मालूम ही नहीं है। स्टूडेंट्स, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की जो लाइट है ना, उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यूवी कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, यूवी कंपोनेंट, जो यूवी लाइट है उसका रेंज कौन सा है, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ओके, ये यूवी लाइट का रेंज है। इसमें से कुछ कंपोनेंट ऐसा है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। फिर नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम यानी 400 टू 700, उसके कलर आपको मालूम है, ठीक है, विबग्योर आपको मालूम है, आर अवेलेबल फॉर मराइन प्लांट्स लिविंग एट द डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशंस। ठीक है, जैसे कि जो सनलाइट है
हमने बोला कि 500 मीटर के अगर नीचे जाए तो वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जो लाइक सी वाटर है, ठीक है, उसका जो इतना एरिया है उसके अंदर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 to 700, वो सारी लाइट अंदर नहीं जा सकती है। ओके, उसमें से कुछ लाइट अंदर जाएगी, है ना। तो हम याद रखेंगे कि जो जिसका शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट है वो अंदर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमको बोला है कि अगर वहाँ पे कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म की जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म हमको नीचे मिलेंगे, समझ में आया। और जो लॉन्ग वेवलेंथ है, अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स हमको नीचे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट है वो ही यहाँ पे अंदर पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। याद रखना कि शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन पेनिट्रेट इनटू डीपेस्ट रीजन ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमॉन्ग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water। ओके, सो बहुत ही इजी है। सपोज ये मराइन सरफेस है, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे अंदर हमको रेड एल्गी मिलेगी। ओके, सबसे अंदर कौन सा एल्गी होगा? रेड एल्गी, क्योंकि जो रेड एल्गी है उसके अंदर एक पिगमेंट है, और वो पिगमेंट मालूम है आपको, आपने सुना हुआ है फाइकोइरिथ्रिन। ओके, प्लांट क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा फाइकोइरिथ्रिन। और ये जो फाइकोइरिथ्रिन है ना, वो शॉर्ट वेवलेंथ को अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो डीपेस्ट हमको कौन सी एल्गी मिलेगी? रेड एल्गी मिलेगी, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वो सबसे ज़्यादा पानी के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ओके, फिर इंटरमीडिएट, अगर हम रेड एल्गी के ऊपर जाए, है ना, तो हमको इंटरमीडिएट कौन सा एल्गी मिलेगा ओशन के अंदर? ब्राउन एल्गी, ठीक है स्टूडेंट्स। और सरफेस के नज़दीक हमको कौन सा एल्गी मिलने वाला है? ग्रीन एल्गी। समझ में आया? यानी वो जो एल्गी है जिसके अंदर जो पिगमेंट्स है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से उनका लोकेशन होगा। रेड एल्गी वो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो लाइट सबसे अंदर जा रही है, तो रेड एल्गी है वो हमको नीचे मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Students, now next factor is soil. The nature and properties of soil in different places vary. Depend on the climate. यानी वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी रहेगी, ठीक है। द वेदरिंग प्रोसेस। अब वेदरिंग प्रोसेस यानी क्या कि वहाँ पे जो रॉक है, ओके, उसमें से सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है ना, रॉक में से सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, वो जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो रॉक में से जो पूरा सॉइल फॉर्म हो रहा है, जो पूरा वेदरिंग प्रोसेस है, ओके, वो 3 टाइप के प्रोसेसेस हैं। यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रॉक है, रॉक वो पूरा डिसइंटीग्रेट होगा, है ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस। ये पूरा जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होगा और उसमें से सॉइल फॉर्म होगी। अब वो 3 टाइप के प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रोसेस, ओके, कि उसके अंदर क्या होगा? फिजिकल के अंदर ड्राइंग एंड वेटिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, रॉक में से जो पूरा सॉइल हो रहा है, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इट विल टेक 1000 years, million years, ठीक है। ये सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा? ड्राइंग एंड वेटिंग। सो ड्राइंग एंड वेटिंग क्या है? जैसे कि पहले क्या होता था कि टेम्परेचर में वेरिएशन था, ठीक है। सपोज ये रॉक है और जो रेन से इसके ऊपर पानी गिरता था, ओके, इसके ऊपर पानी गिर रहा है। अब टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है कि सुबह में टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वाटर है, फिर रात को ये आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो
जो रॉक है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे, है ना। वहाँ पे जो भी कैविटीज़ होगी, कैविटी फॉर्म हुआ होगा रेनिंग की वजह से, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता था। और ड्यूरिंग द डे वो रेन था, वाटर था, फिर वो रात को आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कैविटी के अंदर वो प्रेशर जनरेट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते थे। ओके, तो ये प्रोसेस है ना, उसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे। वैसा ही दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। सो केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो रॉक है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, फिर हाइड्रेशन है, फिर कार्बोनेशन, ये सब प्रोसेसेस हो रहा है ना, केमिकल प्रोसेसेस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी वो डिसइंटीग्रेट होता है। ओके, और सॉइल में कन्वर्ट होता है। एंड तीसरा है बायोलॉजिकल। सो बायोलॉजिकल, वो आपको मालूम है, हमने लाइकेन में पढ़ा हुआ था कि लाइकेन के अंदर लाइकेन क्या करता है कि ये जो रॉक है उसके ऊपर लाइकेन ग्रो हो रहा है, ठीक है, और वो लाइकेन एसिड सिक्रेट करता है, और वो एसिड की वजह से ये रॉक है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो होंगे, है ना, इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहा है। अब प्लांट्स ग्रो हो रहा है तो जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो ये जो क्रैक है उसके अंदर जा रहा है। प्लांट ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे उनके रूट है वो भी क्रैक के अंदर जा रहा है, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से जो क्रैक है ना वो वाइड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे वेदरिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग प्रोसेस फिजिकल होगा, केमिकल होगा एंड बायोलॉजिकल होगा, और इसकी वजह से जो पूरा रॉक है ना वो डिसइंटीग्रेट होगा। किसके अंदर डिसइंटीग्रेट हो रहा है? सॉइल के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दूसरा कि वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, है ना। ट्रांसपोर्टेड यानी जो वाटर है उसके साथ वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होके आया हुआ है, या फिर वो सेडिमेंट्री है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे और सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। सो ये सब पैरामीटर है कि जिसके ऊपर सॉइल कैसी है और सॉइल के वो जो सॉइल है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे वो सब डिपेंड करता है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ओके, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल का कंपोजिशन क्या है कि आपको मालूम है कि क्ले आपने वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, फिर एक स्लीट है, फिर सैंड है। सो ये सब सॉइल के टाइप्स हैं। इनके अंदर सॉइल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, उनका जो ग्रेन का साइज है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो जो ग्रेन का साइज है वो सॉइल की परकोलेशन प्रॉपर्टी डिसाइड करता है ना। परकोलेशन प्रॉपर्टी मीन्स ये ग्रेन का साइज है, परकोलेशन मीन्स फिल्ट्रेशन, ओके। सो सॉइल कैसी है, उसका ग्रेन साइज कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पानी गिर रहा है वहाँ पे जो पानी है वो कैसे फिल्टर हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ग्रेन साइज के ऊपर परकोलेशन डिपेंड करेगा। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, सो वो ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है कि ज़्यादा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ पैरामीटर्स सच एज pH, mineral composition and topography determine the large extent the vegetation in any area, ठीक है, कि वहाँ पे वेजिटेशन यानी प्लांट्स कौन से होंगे, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉइल का pH कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है और उसकी टोपोग्राफी कौन सी है। अगर हम pH की बात करें, ओके, सो जनरली जो प्लांट है ग्रो बेस्ड इन न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक pH, ओके। न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक pH में जो प्लांट है वो जनरली ग्रो होते हैं, ठीक है, वो प्रीफर करते हैं, pH प्रीफर करते हैं। अगर स्लाइटली एसिडिक सॉइल है ना, स्लाइटली एसिडिक सॉइल है तो वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो ग्रो होगा, ओके। फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए स्लाइटली एसिडिक pH चाहिए, ओके। और अगर स्लाइटली अल्कलाइन pH है ना, स्लाइटली अल्कलाइन pH है
तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो उसके लिए स्लाइटली अल्कलाइन पीएच चाहिए, तो वहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलप होगा। समझ में आया? तो सॉइल की पीएच के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जो स्नेल है, स्नेल एंड अर्थवर्म, स्नेल एंड अर्थवर्म, ओके, ये दोनों ऑर्गेनिज्म है। अगर सॉइल एसिडिक है तो ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं होते, ठीक है। नाउ this in turn dictates the type of animals that can be supported. Similarly, in aquatic environment, okay, in aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. Thrive यानी develop, okay, यानी जो पॉन्ड है या लेक है, यहाँ पे जो नीचे जो सॉइल होगा, ओके, वो कैसी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी है पॉन्ड के नीचे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ के बेंथिक एनिमल्स कैसे है। बेंथिक एनिमल्स यानी जो पॉन्ड या लेक का जो बॉटम सरफेस है ना, बॉटम सरफेस, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नीचे उसका सेडिमेंट कैसा है, सॉइल कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जो 4 फैक्टर्स है वो कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप कर दीजिए। तो जो मैं डेली लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो आपको मिल जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।